चलिए शुरुआत करते हैं ऊतक यानी टिश्यू की। पौधे ऊतक और जंतु ऊतक। पहला प्रश्न, शरीर में सबसे अधिक पाया जाने वाला ऊतक है। उत्तर है संयोजी ऊतक। शरीर में सबसे अधिक पाया जाने वाला ऊतक संयोजी ऊतक है। संयोजी ऊतक विभिन्न अंगों और ऊतकों से संबंध करता है। एपिथेलियल टिश्यू ऊतक अंगों की बाहरी परत तथा आंतरिक अंगों की भीतरी परत का निर्माण करती है। मॉलिक्यूलर टिश्यू यानी पेशी ऊतक प्रचलन तथा विभिन्न प्रकार की गतियों के लिए पेशी ऊतक की आवश्यकता होती है। तंत्रिका ऊतक नर्वस टिश्यू शरीर के समस्त अंगों व कार्यों में सामंजस्य स्थापित करना तंत्रिका ऊतक की विशेषता होती है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 2। मौस में संवहन ऊतक बने होते हैं। मौस में संवहन ऊतक मृदुतक के बने होते हैं। मौस में संवहन ऊतक मृदुतक के बने होते हैं। स्थूलकोण क्या है? यह पत्ती तथा तना में पाया जाता है। इस ऊतक के दीवार में सेलुलोज के जमा हो जाने से मोटी हो जाती है। यह पौधों को यांत्रिक सहारा प्रदान करती है। इस ऊतक में इलास्टिक के गुण होते हैं जो आंधी तूफान में पत्ती एवं तना को टूटने से बचाने का कार्य करते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 3। फ्लोएम द्वारा खाद्य पदार्थ मुख्यतः स्थानांतरित होते हैं। उत्तर है सुक्रोज के रूप में। सुक्रोज के रूप में फ्लोएम द्वारा खाद्य पदार्थ मुख्यतः स्थानांतरित होते हैं। फ्रैक्टोज प्राकृतिक रूप से सबसे अधिक मीठा होता है। शहद में पाया जाता है। फोटोसिंथेसिस के द्वारा निर्मित कार्बोहाइड्रेट स्टार्च के रूप में पौधे के जड़ तथा तना में संचित होता है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 4। अधिकांश स्वपोषी पादप ऊर्जा को किस रूप में संचित करते हैं? उत्तर है स्टार्च के रूप में। अधिकांश स्वपोषी पादप ऊर्जा को स्टार्च के रूप में संचित करते हैं। 1 ग्राम प्रोटीन से 4.2 कैलोरी ऊर्जा की प्राप्ति होती है। प्रोटीन ऊतक तथा कोशिका की वृद्धि एवं विकास में सहायक होती है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 5। पौधे में जल संवहन किसके मार्ग से होता है? उत्तर है जाइलम के माध्यम से। पौधे में जल का संवहन जाइलम के माध्यम से होता है। कैम्बियम एक ऊतक है जो पौधे के विकास में सहायक होता है। नेक्स्ट है पौधा का वह भाग जो पानी एवं विलयों को जड़ों से पौधे के अनेक भागों में ले जाता है, वह कहलाता है। उत्तर है जाइलम। पौधे का वह भाग जो पानी एवं विलय को जड़ों से पौधे के अन्य अंगों में ले जाता है, जाइलम कहलाता है। पौधे में जल एवं खनिज लवण का संवहन जाइलम के द्वारा होता है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 7। पौधे में जल की ऊपर की ओर गति कहलाती है। उत्तर है रसारोहण। पौधे में जल की ऊपर की ओर गति रसारोहण कहलाती है। पत्तियों में स्टोमेटा यानी रंध्र पाए जाते हैं जिसके द्वारा बाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है। बाष्पोत्सर्जन की दर को पोटोमीटर से नापा जाता है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 8। पौधे की वृद्धि में पौधे की लंबाई में वृद्धि के लिए आवश्यक नहीं है। उत्तर है सोडियम नहीं है, क्योंकि इसमें आवश्यक है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और कैल्शियम आवश्यक तत्व हैं। पौधे की लंबाई के लिए सोडियम आवश्यक नहीं है। प्रश्न नंबर 9। अशुद्ध से पूर्ण रूप से मुक्त परम शुद्ध जल को कहा जाता है। उत्तर है आसुत जल। अशुद्धि से पूर्ण रूप से मुक्त परम शुद्ध जल आसुत जल कहलाता है, डिस्टिल्ड वाटर कहलाता है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 10। पौधे की चालनी नलिका कोशिकाओं और स्तनधारियों की लाल रक्त कोशिकाओं की संरचना में एक विशेष समानता है, केंद्रक की अनुपस्थिति। केंद्रक की अनुपस्थिति के कारण पौधे की चालनी नलिका कोशिकाओं
और स्तनधारियों की लाल रक्त कोशिकाओं की संरचना में समानता पाई जाती है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 11 है, निम्नलिखित में से किस एक भारतीय वैज्ञानिक ने पादपों में जल के लंबी दूरी के अभिगमन का सिद्धांत प्रस्तावित किया था? उत्तर है जे.सी. बोस ने। जे.सी. बोस ने पादपों में जल के लंबी दूरी के अभिगमन का सिद्धांत दिया था। बीरबल साहनी अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के पुरातत्व वैज्ञानिक थे। पी. महेश्वरी ने आवृतबीजी एंजियोस्पर्म का परख नली निषेचन टेस्ट ट्यूब फर्टिलाइजेशन तकनीक विकसित किया था। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 12 है, संवहनी पौधों में पानी ऊपर किससे जाता है? उत्तर है जाइलम टिश्यू से। संवहनी पौधों में पानी ऊपर जाइलम ऊतक द्वारा चढ़ता है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 13, ऑक्सीजनोमीटर का प्रयोग करते हैं? उत्तर है वृद्धि दर को नापने के लिए। पौधे की वृद्धि दर नापने के लिए ऑक्सीजनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। इसका आविष्कार जे.सी. बोस जगदीश चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। यह प्रकाश संश्लेषण की दर जब प्रकाश संश्लेषण की दर लाल रंग से सबसे अधिक होती है, यानी प्रकाश संश्लेषण की दर लाल रंग में सबसे अधिक होती है। बोस ने क्रेस्कोग्राफ का आविष्कार किया था। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 14, किस ऊतक के नख, खुर और सींग बने होते हैं? उत्तर है केराटिन के। केराटिन प्रोटीन ऊतक के नख, खुर, सींग, बाल भी इसके बने होते हैं, यानी केराटिन के बाल भी बने होते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 15 है, हमारे शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां होती हैं? हमारे शरीर में 639 मांसपेशियां होती हैं। चालनी पट्टिका का भाग है? प्रश्न नंबर 16, चालनी पट्टिका का भाग है? उत्तर है पोषबाह्य यानी फ्लोएम का। चालनी पट्टिका पोषबाह्य यानी फ्लोएम का भाग है। कैम्बियन तथा कॉर्क कैम्बियन के कारण पौधे, तना तथा जड़ की मोटाई में वृद्धि होती है। पौधे में जल एवं खनिज लवण का संवहन जाइलम के द्वारा होता है। फ्लोएम के द्वारा पौधे में भोज्य पदार्थ का संवहन होता है। वैसे पौधे जो जल में पूर्ण रूप से तथा आंशिक रूप से जल में डूबे रहते हैं जलोद्भिद कहलाते हैं, हाइड्रोफाइट्स कहलाते हैं, जैसे कमल, सिंघाड़ा, जलकुंभी इत्यादि। जल संबंध प्रश्न नंबर 17 है, जल संवर्धन विधियों से पादप उगाने की प्रणाली को क्या कहते हैं? उत्तर है जल संवर्धन। नेक्स्ट है, जल संवर्धन विधियों से पादप उगाने की प्रणाली को जल संवर्धन कहते हैं। प्रश्न नंबर 18, द्विबीज तने में दारू यानी जाइलम और पोषबाह्य फ्लोएम के बीच में उपस्थित परत होती है। उत्तर है रंध्रा, एंधा या क्रेमियम। संवहन फूल में कैम्बियम पाया जाता है। इसके पुष्प 4 या 5 के गुणांक में होते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 19, पर्णांगों यानी फन में दारू यानी जाइलम है। उत्तर है बाह्य आदिदारुक। बाह्य आदिदारुक सबसे बाहरी कोशिका होती है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 20, पोषबाह्य यानी फ्लोएम का दूसरा नाम क्या है? उत्तर है बास्ट। फ्लोएम को बास्ट भी कहते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 21, ऊतकजन किसके बाह्य त्वचा बनती है? वह है उत्तर है त्वचाजन। त्वचाजन वह समूह है जिसमें ऊतकजन द्वारा बाह्यजन बनता है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 22, ऊतक संवर्धन की अवधारणा किसकी थी? उत्तर है हॉफमिस्टर की। नेक्स्ट है द टर्म थॉमस बोरो ने दिया था। यह टर्म यानी थॉमस बोरो ने दिया था। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 23, कथन पहला, सम्मिश्र ऊतक एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से बनता है। कथन दूसरा, विभजित मेरिस्टेम स्थायी ऊतक के उदाहरण हैं। उत्तर है कथन ए और 2 दोनों सही हैं। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 24, अंतर्वेशी विभजित
यानी मेरिस्टेम किस में पाए जाते हैं? उत्तर है पार्श्विक कली में। पार्श्विक कली यानी पत्तियों के बेस पर पाए जाते हैं। पादपों में विभाजन की क्षमता वाले अविच्छेदित कोशिकाओं के समूह को विभाजक या मेरिस्टेम ऊतक कहते हैं। विभाजक एक पादप ऊतक है जिसका कार्य नई कोशिकाएं बनाना होता है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 25। बहुत सी तृणों की पत्तियां बलित और अनबलित होने में समर्थ होती हैं क्योंकि उनके मध्यरागी घेरे और स्पंजी पैरेन्काइमा में विभाजित नहीं होते हैं। उनके मध्यरागी घेरे और स्पंजी पैरेन्काइमा में विभाजित नहीं होते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 26। एक मानव शरीर में अनैच्छिक मांसपेशियां कहाँ होती हैं? उत्तर है दिल में। एक मानव शरीर में अनैच्छिक मांसपेशियां दिल में होती हैं। क्रिया मुख्यतः दो प्रकार की बनी होती है, ऐच्छिक और अनैच्छिक क्रिया। ऐच्छिक क्रिया के लिए प्रयत्न करना होता है जो स्वयं नहीं हो सकती है, जैसे चलना, बोलना। अनैच्छिक क्रियाएं जो अनचाहे होता है स्वतः होती हैं, इसे रोका नहीं जा सकता है, जैसे छींकना, पलक झपटना इत्यादि। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 27। मानव त्वचा की औसत मोटाई कितनी है? उत्तर है 0.5 mm। मानव त्वचा की मोटाई 0.05 m से 0.65 सेंटीमीटर होती है। यह मोटाई पलकों में सबसे कम, तबलों पर सबसे अधिक होती है, यानी पैरों के तबलों पर सबसे अधिक होती है। मानव त्वचा की औसत मोटाई दिए गए विकल्प में कोई नहीं है। त्वचा शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है। त्वचा में पाई जाने वाली तेलीय ग्रंथियाँ, श्वेत ग्रंथियाँ सीबम एवं पसीने का स्राव करती हैं। त्वचा बाहरी संक्रमण से बचाता है। त्वचा कैंसर, रेडियो एक्टिव पदार्थों से हो सकता है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 28। निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर की परमाणु संरचना का एक हिस्सा नहीं है? उत्तर है लेड, जबकि हाइड्रोजन, फॉस्फोरस, कार्बन मानव शरीर के हिस्से हैं। लेड मानव शरीर की परमाणु संरचना का हिस्सा नहीं है। लेड शरीर में यदि है तो वह हानिकारक माना जाता है। मानव शरीर में सोडियम, आयरन, कॉपर, जिंक, आयोडीन, पोटेशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, कोबाल्ट आदि की अल्प मात्रा आवश्यक होती है। इनकी थोड़ी आवश्यकता होना ही चाहिए। गर्भवती स्त्रियों में पर्याप्त कैल्शियम और आयरन की कमी हो जाती है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 29। ऊतक क्या है? ऊतक क्या है? ऊतक वे कोशिकाएं जो मूल रूप से दिखने में और कार्य करने में समान होती हैं, ऊतक कहलाती हैं। ऊतक का अध्ययन हिस्टोलॉजी में किया जाता है। ऊतक एक समान अथवा आपस में मिलती जुलती सेलों का ऐसा समूह है जिसकी सेलों एक समान कार्य करती हैं तथा उसकी उत्पत्ति भी समान सेलों से होती है। विभिन्न प्रकार के ऊतक मिलकर एक सुव्यवस्थित अंग का निर्माण करते हैं। जंतु ऊतक। अधिकांश बहुकोशिकीय जंतुओं में 4 प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं। पहला उपकला, दूसरा संयोजी ऊतक, तीसरा पेशी ऊतक और चौथा तंत्रिका ऊतक। ऊतक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम विसेंट ने किया था। उन्हें ऊतक विज्ञान का जनक, फादर ऑफ हिस्टोलॉजी भी कहा जाता है। कोशिकाओं से ऊतक और ऊतकों से अंग का निर्माण होता है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 30। स्थायी ऊतक के निर्माण के लिए एक स्थायी संरचना, आकार और क्रिया अपनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? उत्तर है विभेदन। स्थायी ऊतक
ऊतकों के निर्माण के लिए स्थायी संरचना, आकार और क्रिया अपनाने की प्रक्रिया को विभेदन कहा जाता है। वसा संयोगी ऊतक गोलाकार अंडाकार होते हैं। संयोगी ऊतक विभिन्न अंगों और ऊतकों से संबंध करता है और उन्हें सहारा भी देता है। ऊतक के अंतरकोशिकीय पदार्थ मैट्रिक्स कहलाते हैं। मैट्रिक्स तंतुबद्ध ठोस जेली की तरह सघन और कठोर अवस्था में रह सकते हैं। श्वेत तंतुमय अत्यधिक मजबूत तथा आंशिक लचीले होते हैं। पीला तंतुमय ऊतक लिगामेंट अस्थियों से जोड़ने का कार्य करता है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 31। निम्नलिखित में से किन ऊतकों में कोशिकाएं जीवित होती हैं? लंबी और कोनों पर अनियमित रूप से स्थूल होती हैं। उत्तर है कोलेनकाइमा में। ऊतकों में कोशिकाएं जीवित होती हैं, लंबी और कोनों पर अनियमित रूप से स्थूल होती हैं। ऊतकों का अध्ययन हिस्टोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। एपिथेलियल ऊतक सामान्यतः 4 प्रकार के होते हैं। संयोजी ऊतक को मुख्यतः 3 भागों में बांटा जाता है। स्थायी ऊतक की कोशिकाएं ऑस्टियोब्लास्ट कहलाती हैं। ऑस्टियोब्लास्ट कठोर मैट्रिक्स में स्थित होते हैं। मैट्रिक्स में कैल्शियम फास्फोरस के लवण पाए जाते हैं, जिसके कारण मैट्रिक्स कठोर होते हैं। उपास्थि का मैट्रिक्स लसलसा होता है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 32। कौन सा स्थायी ऊतक एक पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है? उत्तर है स्क्लेरेंकाइमा। स्क्लेरेंकाइमा स्थायी ऊतक एक पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है। स्क्लेरेंकाइमा ऊतक की कोशिकाएं मृत, लंबी, सक्रिय तथा दोनों सिरों पर नुकीली होती हैं, जिसमें जीवद्रव्य नहीं होता है। इनकी भित्ति लिग्निन के जमाव के कारण मोटी हो जाती है। दृढ़ ऊतक कॉर्टेक्स पेरिसाइकिल संवहन बंडल में पाया जाता है। दृढ़ ऊतक पौधे के तना, पत्तियों के सिरा, फलों, बीजों, बीजावरण, नारियल के बाहरी रेशेदार छिलकों में पाए जाते हैं। इस ऊतक द्वारा पौधों को यांत्रिक सहारा प्रदान करता है। केलेनकाइमा इस ऊतक की कोशिकाएं केंद्रक लंबी या अंडाकार या बहुभुजी जीवित रसधानी होती हैं। एरेनकाइमा यह अत्यंत सरल प्रकार का स्थायी ऊतक होता है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 33। निम्नलिखित में से कौन से पौधे के ऊतक कोशिका विभाजन में सक्षम होते हैं? उत्तर है विभज्य ऊतक। विभज्य ऊतक पौधे के ऊतक कोशिका विभाजन में सक्षम है। पौधे के वर्धी क्षेत्र को विभज्य ऊतक कहते हैं। इसमें बनी संतति कोशिकाएं वृद्धि करके पौधे के विभिन्न अंगों का निर्माण करती हैं। यह प्रक्रिया पौधे के जीवन पर्यंत चलती है। विभज्य ऊतक की ऊतक गोल, अंडाकार या बहुभुजाकार होती हैं। जीवद्रव्य का सघन केंद्र बड़े होते हैं। इनकी भित्तियां पतली तथा एक सार होती हैं। कोशिकाओं के बीच अंतरकोशिकीय स्थान का इसमें अभाव होता है। शीर्षाभ विभज्य ऊतक, पार्श्व विभज्य ऊतक और अंतर्वेशी विभज्य ऊतक में विभज्य ऊतक बांटा जाता है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 34। मनुष्य में एक संयोजी ऊतक के उदाहरण को पहचानें। उत्तर है हड्डी। हड्डी एक संयोजी ऊतक है। मनुष्य में एक संयोजी ऊतक के उदाहरण हड्डी है। संयोजी ऊतक विभिन्न अंगों एवं ऊतकों को संबंध करता है तथा उन्हें सहारा भी देता है। संयोजी ऊतक आंतरिक अंगों के अतिरिक्त स्थानों में भरी रहती हैं। संयोजी ऊतक 3 प्रकार के होते हैं। वास्तविक संयोजी ऊतक, कंकाल ऊतक, तरल ऊतक या संवहन ऊतक। रक्त या लसिका को तरल संयोजी ऊतक कहते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 35। निम्नलिखित में से किन स्थायी ऊतकों में कोशिकाएं मृत होती हैं? किन? उत्तर है स्क्लेरेंकाइमा। स्क्लेरेंकाइमा स्थायी ऊतक में कोशिकाएं मृत होती हैं। स्क्लेरेंकाइमा में जीवद्रव्य नहीं होता है। स्क्लेरेंकाइमा की भित्तियां इतनी मोटी होती हैं कि कोशिकाओं के भीतर
के अंदर कोई आंतरिक स्थान नहीं रहता है। यह कॉर्टेक्स पेरिसाइकिल संवहन बंडल में पाया जाता है। जलीय पौधे में तैरने के लिए गुहाएं रहती हैं। इस मृदुलक को एनकाइमा कहते हैं। मृदुलक ऊतक में हरित लवण को स्केलेनकाइमा कहते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 36। खालिस्तान ऊतक रक्त वाहिका के व्यास को बदल देते हैं। उत्तर है मांसपेशी। मांसपेशी ऊतक रक्त वाहिका के व्यास को बदल देते हैं। पेशियाँ त्वचा के नीचे का मांस होती हैं। यह अंगों में गति उत्पन्न करता है और शरीर को दृढ़ता बनाती हैं। नेक्स्ट है संपूर्ण शरीर में 600 से अधिक मांसपेशियाँ हैं। पेशियाँ प्रेरक उपकरण का सक्रिय भाग है। रक्त एक सरल संयोजी ऊतक है। स्तनधारियों में के लाल रक्त कण उभयावतल होते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 37। निम्नलिखित में से कौन सा एक सरल संयोजी ऊतक नहीं है? सरल संयोजी ऊतक नहीं है। उत्तर है जाइलम नहीं है, बल्कि कोलेनकाइमा, पेरेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा सरल संयोजी ऊतक हैं। जाइलम एक सरल संयोजी ऊतक नहीं है। जाइलम एक जटिल ऊतक है। 2 या 2 से अधिक प्रकार की कोशिकाओं में बने ऊतक जटिल स्थायी ऊतक कहलाते हैं। ये एक इकाई के रूप में एक साथ कार्य करती हैं। जटिल ऊतक 2 प्रकार के होते हैं। पहला जाइलम यानी दारू, दूसरा फ्लोएम यानी बास्ट। जाइलम बाह्यनिकाय वाहिकाएँ, जाइलम तंतु तथा जाइलम मृदुतक इस जाइलम के अंतर्गत होते हैं। पौधे के जड़, तना एवं पत्तियों में जाइलम ऊतक पाया जाता है। जाइलम और फ्लोएम को संवहन ऊतक कहते हैं। जाइलम और फ्लोएम को संवहन ऊतक कहते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 38। पौधे में प्राथमिक वृद्धि इससे होती है। पौधे में प्राथमिक वृद्धि होती है अधिक विभाज्योतक और शीर्ष विभाज्योतक के से होती है। पौधे में प्राथमिक वृद्धि अधिक विभाज्योतक और शीर्ष विभाज्योतक से होती है। विभाज्योतक ऊतक ऐसी सेलों का समूह होता है जिसमें बार बार सूत्रीय विभाजन करने की क्षमता होती है। विभाज्योतक ऊतक को स्थिति के आधार पर 3 भागों में बांटा जाता है। शीर्षात विभाज्योतक ऊतक, पार्श्व विभाज्योतक ऊतक और तीसरा है अंतर्वेशी विभाज्योतक ऊतक। शीर्षाभ ऊतक जड़ तथा तनों के शीर्ष भागों में उपस्थित होते हैं एवं लंबाई में वृद्धि करते हैं। नेक्स्ट है पार्श्व विभाज्योतक ऊतक। यह ऊतक जड़ एवं तने के पार्श्व भाग में उपस्थित होते हैं एवं द्वितीयक वृद्धि करते हैं। अंतर्वेशी विभाज्योतक ऊतक। यह ऊतक स्थायी ऊतक के बीच बीच में पाया जाता है। ये पत्तियों के आधार में या टहनी के पूर्व के दोनों ओर पाए जाते हैं। यह वृद्धि करके प्रश्न नंबर 39। द फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लांट इज ड्यू टू खालिस्तान टिश्यू, यानी पौधे में लचीलेपन का ऊतक है। उत्तर है कोलेनकाइमा। स्थूल कोण ऊतक कोलेनकाइमा सेल ऊतक है। इस ऊतक की सेलों में केंद्र युक्त लंबी एवं अंडाकार या बहुभुजी जीवित एवं रसधान युक्त होती हैं। इसमें हरित लवक होते हैं एवं भित्ति के किनारों पर सेलुलोज होने से स्थूलन होते हैं। इस ऊतक में अंतरकोशिकीय स्थान बहुत कम होता है। ये तने के एपिडर्मिस के नीचे पर्णवृत्त, पुष्प और पुष्पाकली वृंत पर पाए जाते हैं। स्थूल कोण ऊतक जड़ों में नहीं पाया जाता है। जाइलम और फ्लोएम जटिल स्थायी ऊतक हैं। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 40। कौन सा ऊतक
पौधों को कठोर और दृढ़ता प्रदान करता है? उत्तर है स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा ऊतक पौधे को कठोर एवं दृढ़ बनाता है। स्क्लेरेनकाइमा ऊतक की भित्तियाँ इतनी मोटी होती हैं कि कोशिका के भीतर कोई आंतरिक स्थान नहीं रहता है। ये ऊतक पौधे के बाह्य परतों में यह रक्षात्मक ऊतक के रूप में कार्य करता है। नारियल के बाहरी रेशेदार छिलके दृढ़ ऊतक स्क्लेरेनकाइमा के बने होते हैं। जाइलम ऊतक को चालन ऊतक भी कहते हैं। जाइलम और फ्लोएम मिलकर संवहन बंडल का निर्माण करते हैं। कोलेनकाइमा, जिसमें अंतरकोशिकीय स्थान बहुत कम होता है, ये ऊतक पौधे के नए भागों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 41। अधिक अंतरकोशिकीय प्रसार के लिए खालिस्तान कोशिकाएं विरल रूप में संचित होती हैं। उत्तर है पेरेन्काइमा। अधिक अंतरकोशीय प्रसार के लिए पेरेन्काइमा कोशिकाएं विरल रूप में संचित होती हैं। पेरेन्काइमा अत्यंत सरल प्रकार का स्थायी ऊतक है। यह एरेन, तने, जड़ एवं पत्तियों की एपिडर्मिस और कॉर्टेक्स में पाया जाता है। नेक्स्ट है जलीय पौधे में तैरने के लिए गुहिकाएँ होती हैं जो पेरेन्काइमा के बीच में पाई जाती हैं। इस प्रकार के पेरेन्काइमा का वायुतक या एरेन्काइमा कहते हैं। पेरेन्काइमा में पाए जाने वाले अंतरकोशिकीय स्थान गैसीय विनिमय में सहायक होते हैं। कोलेनकाइमा ऊतक पौधे के नए भागों में पाया जाता है। फ्लोएम एक संचयक ऊतक है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 42। निम्नलिखित में से कौन सा सेल संयोजी स्थायी ऊतक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सेल स्थायी ऊतक नहीं है? उत्तर है जाइलम एक सेल स्थायी ऊतक नहीं है, जबकि स्क्लेरेनकाइमा जीवितक और केलेनकाइमा स्थायी ऊतक हैं। जाइलम सरल स्थायी ऊतक नहीं है। दारू ऊतक यानी जाइलम टिश्यू पौधे के जल, तना एवं पत्तियों में पाया जाता है। जाइलम को चालन ऊतक भी कहते हैं। वाहिकाएँ पौधे की जड़ में जल एवं खनिज लवण को पत्ती तक पहुंचाने का कार्य करती हैं। जाइलम तंतु में मुख्यतः पौधे को यांत्रिक सहायता प्रदान करते हैं। नेक्स्ट है बाही नलिकाएँ सेलों की भित्ति मोटी एवं स्थूल होती है। जाइलम मृदुलक प्रायः पेरेन्काइमिड्स एवं जीवित होते हैं। यह किनारे की ओर पानी के पार्श्वीय संवहन में मदद करता है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 43। खालिस्तान के कारण स्क्लेरेनकाइमा कोशिका की दीवार मोटी होती है। उत्तर है लिग्निन के कारण। लिग्निन के कारण स्क्लेरेनकाइमा कोशिकाओं की दीवार मोटी होती है। स्क्लेरेनकाइमा सेलों में जीव द्रव्य नहीं होता है। यह ऊतक की सेलों मृत, लंबी, संकरी दोनों इस ऊतक की सेलें मृत, लंबी, संकरी और दोनों ओरों पर नुकीली होती हैं। इसकी वृत्तियाँ लिग्निन के कारण इतनी मोटी होती हैं कि कोशिका के भीतर कोई आंतरिक स्थान नहीं रहता है। मृदुतक यानी पेरेन्काइमा की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 44। खालिस्तान एक जटिल स्थायी ऊतक है। उत्तर है जाइलम एक जटिल स्थायी ऊतक है। हिस्टोलॉजी में ऊतकों का अध्ययन किया जाता है। जटिल स्थायी ऊतक दो प्रकार के होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। पेरेन्काइमा ऊतक अत्यंत सरल प्रकार का स्थायी ऊतक होता है। कोलेनकाइमा ऊतक की अंतरकोशिकीय स्थान बहुत कम होता है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 45। कौन सा ऊतक पौधे के प्रकाश संश्लेषक हिस्सों से
सामग्री के परिवहन में मदद करता है? उत्तर है फ्लोएम। फ्लोएम फ्लोएम प्रकाश संश्लेषण हिस्सों से सामग्री के परिवहन में मदद करता है। फ्लोएम एक जटिल स्थायी ऊतक है। फ्लोएम पत्तियों द्वारा तैयार भोज्य पदार्थ को पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। फ्लोएम एक संचयक ऊतक है जो पौधों को यांत्रिक संचालन प्रदान करता है। फ्लोएम में चालनी कोशिकाएं, सह कोशिकाएं, फ्लोएम तंतु और फ्लोएम मृदुतक पाया जाता है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 46। स्क्लेरेंकाइमा में कोशिका भित्ति खालिस्तान के कारण मोटी होती है? उत्तर है लिग्निन के कारण। स्क्लेरेंकाइमा में कोशिका भित्ति लिग्निन के कारण मोटी होती है। इसकी भित्तियाँ इतनी मोटी होती हैं कि कोशिका के भीतर कोई आंतरिक स्थान नहीं रहता है, यानी अंदर स्थान नहीं बचता है। यह कॉर्टेक्स, पेरिसाइकिल और संवहन बंडल में पाया जाता है। जिन पौधों में रेखा उत्पन्न होता है उसमें यह ऊतक प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। यह पौधों को यांत्रिक सहारा प्रदान करता है। मृदुतक ऊतक को कोशिका भित्ति पतली एवं सेलुलोज की बनी होती है। मृदुतक ऊतक की कोशिका भित्ति पतली एवं सेलुलोज की बनी होती है। मृदुतक ऊतक एपिडर्मिस के रूप में पौधे का संरक्षण करता है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 47। निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक कोशिका विभाजन में सक्षम है? उत्तर है विभाजक ऊतक। विभाजक ऊतक कोशिका विभाजन में सक्षम होता है। ऊतकों का अध्ययन हिस्टोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। ऊतक की कोशिकाओं की विभाजन क्षमता के आधार पर पादप दो प्रकार के होते हैं। ये पहला विभाजोतकी ऊतक और दूसरा स्थायी ऊतक। विभाजोतकी ऊतक ऐसी सेलों का समूह होता है जिसमें बार बार सूत्री विभाजन करने की क्षमता होती है। यह ऊतक अवयस्क जीवित कोशिकाओं का बना होता है। प्रत्येक कोशिका घने कणयुक्त कोशिका द्रव्य में भरी रहती है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 48। मरुस्थलीय पौधों में उपचर्म यानी एपिडर्मिस पर एक मोटी कोमल बाहरी परत होती है जिसे खालिस्तान कहते हैं। उत्तर है क्यूटिन कहते हैं। मरुस्थलीय पौधों में उपचर्म यानी एपिडर्मिस एक मोटी कोमल बाहरी परत होती है जिसे क्यूटिस यानी क्यूटिन कहते हैं। दृढ़ ऊतक जीव द्रव्य नहीं होता है एवं इसकी भित्ति लिग्निन के जमाव के कारण मोटी हो जाती है। जेरोफाइटा उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्रों की वनस्पति होती है। मरुस्थलीय वनस्पति जैसे खजूर, नागफनी, बबूल इसके अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 49। निम्नलिखित में से कौन से ऊतक का अंतरकोशिकीय क्षेत्र बड़ा होता है? उत्तर है पेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा ऊतक का अंतरकोशिकीय क्षेत्र बहुत बड़ा होता है, यानी बड़ा होता है। इस ऊतक की कोशिका में सघन कोशिका द्रव्य एवं एक केंद्रक पाया जाता है। कोशिका के मध्य में एक बड़ी रसधानी रहती है। कुछ पेरेन्काइमा में क्लोरोफिल पाया जाता है जिसके कारण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। इन ऊतकों को हरित ऊतक या क्लोरेन्काइमा कहते हैं। जलीय पौधों में तैरने के लिए गुहिकाएँ रहती हैं जो मृदुतक के बीच पाई जाती हैं। कोलेनकाइमा ऊतक में अंतरकोशिकीय स्थान बहुत कम होता है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 50। जंतु कोशिकाओं में वृक्क को यांत्रिक समर्थन करने के लिए खालिस्तान एपिथेलियल इसकी आंतरिक परत निर्मित करता है। उत्तर है आयत फलकी यानी
वाइडल की जंतु कोशिका में वृक्क को यांत्रिक समर्थन प्रदान करने के लिए आयत फलकी क्यूबॉइडल एपिथेलियल इसकी आंतरिक परत पर निर्मित करता है। जंतु ऊतक में 4 प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं। पहला एपिथेलियल ऊतक, दूसरा संयोजी ऊतक, तीसरा पेशी ऊतक, चौथा तंत्र का ऊतक। एपिथेलियल ऊतक मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। सल्की या सल्काभ एपिथेलियल, दूसरा स्तंभाकार एपिथेलियल, तीसरा क्यूबॉइड एपिथेलियल, चौथा पक्षाभि या पक्षमल एपिथेलियल। क्यूबॉइड एपिथेलियल ऊतक की कोशिका एक घनाकार होती है। प्रत्येक कोशिका में एक स्पष्ट गोलाकार केंद्रक होता है। ये ऊतक लार ग्रंथि, श्वेत ग्रंथि, वृक्क नलिकाओं में पाई जाती हैं। अवशोषण या श्रवण के अभाव से अंगों को यांत्रिक सहारा भी प्रदान करती हैं। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 51। नारियल की छाल का निर्माण किस ऊतक द्वारा होता है? उत्तर है स्क्लेरेन्काइमा। नारियल की छाल का निर्माण स्क्लेरेन्काइमा ऊतक के द्वारा होता है। स्क्लेरेन्काइमा ऊतक की कोशिकाएं मृत, लंबी, सक्रिय एवं दोनों सिरों पर नुकीली होती हैं। ये भित्तियां इतनी मोटी होती हैं कि कोशिकाओं के भीतर कोई आंतरिक स्थान नहीं रहता है। दृढ़ ऊतक पौधे के तना, पत्तियों के सिरा, फलों एवं बीजों के बीजावरण तथा नारियल के बाहरी रेशेदार छिलकों में पाए जाते हैं। जिन पौधों में रेशा उत्पन्न होता है उसमें स्क्लेरेन्काइमा भारी मात्रा में पाया जाता है। एरेन्काइमा अत्यंत सरल प्रकार का संयोजी ऊतक है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 52। खालिस्तान टिश्यू इज कंपोज्ड ऑफ डैश सेल। मृत सेल में कौन सा ऊतक संबंधित है? उत्तर है स्क्लेरेन्काइमा। 52 नंबर प्रश्न। खालिस्तान टिश्यू इज कंपोज्ड ऑफ डैश सेल। मृत सेल से बना होता है। उत्तर है स्क्लेरेन्काइमा। स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू इज कंपोज्ड ऑफ डैश सेल। दृढ़ ऊतक की कोशिकाएं मृत सेल से बना होता है। मृदक यानी पेरेन्काइमा की कोशिकाएं जीवित, गोलाकार, अंडाकार, बहुभुजी या अनियमित आकार की होती हैं। इनकी कोशिका भित्ति पतली एवं सेलुलोज की बनी होती है। स्थूल कोण यानी कोलेनकाइमा की कोशिकाएं केंद्रक युक्त, लंबी एवं अंडाकार या बहुभुजी, जीवित या रसधान युक्त होती हैं। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 53। खालिस्तान ऊतक का निर्माण मृत कोशिकाओं के संयोजन से होता है। उत्तर है स्क्लेरेन्काइमा से होता है। स्क्लेरेन्काइमा ऊतक का निर्माण मृत कोशिकाओं के संयोजन से होता है। स्क्लेरेन्काइमा ऊतक की भित्तियां मोटी होती हैं। ये ऊतक पौधों को यांत्रिक सहारा प्रदान करते हैं। ये पौधे के बाहरी परतों की रक्षा करते हैं। नारियल के बाहरी रेशे स्क्लेरेन्काइमा ऊतक से बना होता है। स्क्लेरेन्काइमा को हरित ऊतक भी कहते हैं। कोलेनकाइमा ऊतक की कोशिकाएं केंद्रक युक्त, लंबी, अंडाकार, बहुभुजी, जीवित एवं रसधान युक्त होती हैं। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 54। विभिन्न प्रकार के स्थायी ऊतकों के निर्माण के लिए खालिस्तान ऊतक की कोशिकाओं को अलग किया जाता है। उत्तर है मेरिस्मेटिक्स। विभिन्न प्रकार के स्थायी ऊतकों के निर्माण के लिए मेरिस्मेटिक्स ऊतक की कोशिकाओं को अलग किया जाता है। ऊतक का अध्ययन हिस्टोलॉजी में किया जाता है। यह ऊतक की कोशिकाएं छोटी एवं अंडाकार, बहुभुजी होती हैं तथा इसकी भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। प्रत्येक कोशिका घने
कणयुक्त कोशिका द्रव्य में से भरी रहती हैं। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 55। खालिस्तान ऊतक हमारे मुंह की आंतरिक स्तर को बढ़ाता है। उत्तर है सरल स्वेवम एपिथेलियल। सरल स्वेवम एपिथेलियल हमारे मुंह की आंतरिक अस्तर को बढ़ाता है। साल्की या साल्काय एपिथेलियल ऐसी ऊतक की कोशिकाएं चपटी और अत्यधिक पतली होती हैं। इन कोशिकाओं के केंद्रक भी चपटे होते हैं। नेक्स्ट है इस प्रकार की ऊतक की कोशिकाएं फर्श या दीवार पर लगी चपटी ईंटों की तरह दिखाई देती हैं। सलकाव एपिथेलियल त्वचा की बाहरी परत पर पाया जाता है। इसके अलावा ऐसे ऊतक मुखगुहा जीभ यानी टंग, ग्रास नली, आहार नली के स्तर बनाते हैं। ये रक्त वाहिनियों तथा फेफड़ों के वायुकोश में भी पाए जाते हैं। स्तंभाकार एपिथेलियल छोटे आंत का भीतरी स्तर में पाया जाता है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 56। त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच खालिस्तान ऊतक बनता है। उत्तर है वसा। त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच वसा ऊतक बनता है। वसा एक संयोजी ऊतक है। वसा संयोजी ऊतक में गोलाकार एवं अंडाकार कोशिकाएं पाई जाती हैं। इन कोशिकाओं में वसा की बूंदें भरी रहती हैं। यह ऊतक त्वचा के नीचे चर्बी के रूप में होता है। यह ऊतक संचित भोज्य पदार्थ का कार्य करता है। वसा ऊतक बाहरी चोटों से अंगों की रक्षा करता है। वसा ऊतक तापरोधक का कार्य ठंडा प्रदेशों में करता है। शरीर के समस्त अंगों और कार्यों में समन्वय स्थापित करने का कार्य तंत्र का ऊतक की मुख्य विशेषता होती है। तंत्र का ऊतक की यूनिट न्यूरॉन होती है। नेक्स्ट है सेल ऑफ खालिस्तान एंड टिश्यूज आर लिविंग सेल्स। ऊतक जीवित कोशिका हैं। उत्तर है पेरेन्काइमा और कोलेनकाइमा जीवित ऊतक हैं। सरल स्थायी ऊतक समरूप कोशिकाओं का बना होता है। ये जो 3 प्रकार का होता है। मृदुतक ऊतक यानी पेरेन्काइमा टिश्यू, स्थूल कोण ऊतक यानी कोलेनकाइमा टिश्यू। नेक्स्ट है तीसरा दृढ़ ऊतक यानी स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू। मृदुतक ऊतक की कोशिकाएं भित्ति पतली और सेलोज की बनी होती हैं। इस प्रकार की कोशिकाओं के बीच अंतर सेलों का स्थान रहता है। यह नए तने जड़ पत्तियों के एपिडर्मिस और कॉर्टेक्स में पाए जाते हैं। कुछ मृदुतक में क्लोरोफिल पाया जाता है। स्थूलकोण ऊतक में हृदय लवक सामान्यतः नहीं पाया जाता है। प्लीज़ चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।